तो अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। इससे पहले हमने जो सेशन ली थी उसमें हमने डिस्कस किया था इन डिटेल कि हाउ वी कैन असेस द नॉलेज ऑफ आवर स्टूडेंट्स और द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। इनिशियली सेशंस में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने तीन डोमेन डिस्कस की थी। वन डोमेन वाज द कॉग्निटिव डोमेन, द सेकंड वाज द साइकोमोटर डोमेन एंड थर्ड वाज द अफेक्टिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन जो है इसको हम किस तरह असेस करते हैं, या जो है हम साइकोमोटर डोमेन को किस तरह असेस करते हैं, इस पर हमने प्रीवियस सेशन में डिटेल से बात की। अब जो नॉलेज को असेस करने की स्ट्रेटजीज हमने, असेसमेंट मेथड्स हमने डिस्कस की थी, उसमें से बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से एक मेथड जो है दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो है कंसिडर किया जाता है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल, इट इज मोस्ट commonly used assessment method for the knowledge in the undergraduate students of health science। और यही वजह है कि हमने प्रीवियस सेशन में तकरीबन 8-9 जो मेथड्स उनको ब्रीफली डिस्कस किया था, उनके एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया था। लेकिन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एंड इफेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम इस सेशन में इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ एमसीक्यू। हम टाइप्स ऑफ एमसीक्यू पर बात करेंगे, हम पैथोलॉजीज ऑफ एमसीक्यू पर बात करेंगे, और हम फिर इसकी मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैथोलॉजी। इसी तरह कुछ जो रिक्वायरमेंट है, जो टूल है विच कैन हेल्प अस इन बिल्डिंग द एसेंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो ब्लूप्रिंट, उस पर भी हम इसमें बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम ऐसे एरर्स एंड मिस्टेक्स पर बात करेंगे कि जो डिफरेंट लेवल पे जब हम एमसीक्यूज बनाते हैं तो अक्सर जो है एज अ टीचर हमसे गलतियां होती हैं। तो वो जो गलतियां हैं एमसीक्यूज में, might be they be relevant to the methodology आप टाइप ऑफ दैट, इस तरह जो हम इसकी एनाटॉमी में मसला आ सकते हैं, कंटेंट में उसकी मसला आ सकते हैं। तो इस तमाम का जो है इंशाल्लाह हम हल डिस्कस करेंगे। अगर हम मल्टीपल चॉइस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस जो है, जिस तरह ये बहुत सिंपल होते हैं, लगता है कि इसके बनाना जो है आसान ही, उतना जो है ये मुश्किल होते हैं कि हम एक सही एंड इफेक्टिव जो है पॉजिटिव एमसीक्यू को हम बनाएं। जिस तरह के इस एमसीक्यू में आप जैसे हम इसको देखें तो बहुत आसान सा लग रहा है। आर ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स एन एक्यूरेट मेजर ऑफ वंस नॉलेज? यस। ए एंड सी, ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तमाम ऑप्शंस जो हैं सही आ रहे हैं। तो इस तरह की जो है, इट मीन एक सिंपल एमसीक्यू में भी जो है हमसे गलतियां हो सकती हैं। और क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या नॉलेज असेस करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, आर दे द बेस्ट मेथड ऑफ असेसमेंट? तो इस पर यस के साथ जो है कुछ शराइत है। Obviously, yes, this is one of the best assessment method to assess not only the knowledge, बल्कि हम अपने स्टूडेंट की जो कम्प्लेक्स है लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, इसमें हम इंटरप्रिटेशन की बात करें, सिंथेसिस की बात करें, या जो एप्लीकेशन की बात है, तो इन तमाम में भी जो है हम अपनी स्टूडेंट्स की जो असिस्ट कर सकते हैं थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन वो शराइत क्या है, तो रूल्स क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि किस क्या क्या गलती हमसे हो सकती है। तो क्या इफ इट इज द बेस्ट, तो हाउ वी कैन मेक इट द बेस्ट, या किस वजह से ये जो बेस्ट है ये वर्स्ट हो सकती है, ये इसमें हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। So by the end of this presentation, the audience they will be able to discuss the types of MCQs, describe the anatomy of an MCQs, discuss the pathology of MCQs, manage the MCQ pathologies, and manage the technical flaws which are common to MCQs during their construction. And at the end, we will discuss how to develop a well-structured MCQ testing appropriate content.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमसीक्यू जो है क्या क्या असेस कर सकते हैं और किस लेवल पर ये यूज होती हैं। प्रीवियस सेशन में भी हमने बात की थी कि अगर कि जब हम अपनी स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने दो होते हैं। एक होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है कि व्हाट दे नो, और फिर उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ये भी हमने असेस करना है। तो क्या एमसीक्यू जो है ये हम हमें क्या असेस कर सकती है, इधर दैट नॉलेज और दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसके लिए 1990s में एक एजुकेशनिस्ट है, उसने एक मॉडल पेश की थी जिनको उन्होंने मिलर पिरामिड का नाम दिया था। अब ये इसको मिलर प्रिज्म भी कहा जाता है। इस पर भी हमने डिटेल से पहले बात की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, तो उससे पहले जो है हम थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे, एक रिसेशन करेंगे इसकी कि भाई मिलर पिरामिड जो है या मिलर प्रिज्म जो है ये है क्या चीज। तो मिलर पिरामिड जो है बेसिकली ये चार लेवल होते हैं इसकी, और जिस जो बॉटम है दैट इज द नोज, और जो सबसे टॉप पर है दिस इज द डस। उसमें से जो नीचे दो वाले लेवल्स हैं ये दे आर असेसिंग द कॉग्निटिव डोमेन, एंड द टॉप टू दे आर असेसिंग द प्रैक्टिकल द बिहेवियर ऑफ आवर स्टूडेंट। अब यहाँ पे नोज जो है दैट इज जस्ट चेकिंग द फैक्ट gathering which can be assessed through the MCQ, the true false। नोज हाउस जो है ये थोड़ा सा उसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और then we can check the this level through the extended measure type MCQ, through the essays, through the short essay question or the case presentation. While the last two they can be checked with different tools like the ASCIIs, like the OSVs, the via simulation। एंड डस जो है ये वहाँ पे होता है कि when रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जब सपोज स्टूडेंट्स चले जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स या और हाउस जॉब कर रहे हैं, वहां पर हम उनकी जो असेसमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल उनकी जो है असेसमेंट करते हैं। तो वहाँ का ड्यूरिंग दैट ongoing प्रोसेस हम उनकी किस तरह असेसमेंट करते हैं, तो इस पर भी इंशाल्लाह एक सेशन लेंगे। और जो उसको कहते हैं वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट की, हम उस जगह पर काम को उसकी किस तरह हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू जो है ये अब हमारे स्टूडेंट्स की नॉलेज जो है उसके असेस करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बेस्ट जो है मेथड है उसके लिए। तो उसमें फिर होता है कुछ फैक्चुअल होते हैं, नॉलेज होती है कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ नॉलेज होती है कॉग्निटिव डोमेन। तो इसमें जो है हम तमाम जो है इस पर चेक कर सकते हैं, इधर दे आर एट द रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए रिलेटेड होती हैं, या if they are relevant to the those levels like the application, like the synthesis। तो लेकिन ये है कि आया जो है हम फैक्ट की फैक्चुअल नॉलेज उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ जानना चाहते हैं कि व्हाट हाउ दे कैन रिकॉल, और ये कर सकते हैं कि नहीं। तो दोनों सूरतों में जो है हम जब एमसीक्यूज बनाते हैं तो दोनों के लिए रूल एक जैसे हैं। तो रूल क्या है वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन रूल्स जानने से पहले हम उसकी जो एमसीक्यू है उसके टाइप्स पर बात करेंगे और उसके फिर एनाटॉमी पर बात करेंगे। तो ये जो रिटन असेसमेंट है इसके फिर हम दो तरीके से असेस कर सकते स्टूडेंट्स की। एक तो इनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जो ओपन एंडेड पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सो हम सिंपल बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पर। सो जिसमें सिंगल बेस्ट आंसर भी है, ट्रू फॉल्स भी है, और एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जैसे यहाँ नाम से जाहिर है कि एक क्वेश्चन होगा और इसके फिर चॉइसेस होंगी नीचे, और उस चॉइस में से स्टूडेंट ने एक सिलेक्शन करनी है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो है टू टाइप्स होती हैं, या जो हम जनरली बात करें, एक तो हम एमसीक्यू जैसे कहते हैं, वो तो हम सिंपल इस बीए को कहते हैं, सिंगल बेस्ट आंसर को एमसीक्यू कहते हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, देयर मे बी द वन बेस्ट आंसर क्वेश्चन, या देयर मे बी द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ये होती हैं कि देयर इज अ स्टेटमेंट एंड उसके नीचे जो है वो देयर विल बी ओनली टू ऑप्शन, either the statement above will be true or false. The student have to check this is the true and this is the false. इसको कहते हैं the standard true false type. तो true false question के within there are two types, standard true false type, just like simple एक क्वेश्चन होती है, एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट के नीचे लिखा होता है t/if या true or false. Here is another type of the true false which is known as the K type. K type में ये होता है कि व्हेन एक स्टेटमेंट होती है, उसके नीचे कुछ उससे रिलेवेंट जो है नीचे कुछ 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, और हर एक ऑप्शन के सामने स्टूडेंट ने लिखना है कि दिस इज द ट्रू और दिस इज द फॉल्स। आसान सा मिसाल अगर हम दे दें इसमें इस तरह की, सपोज एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन है। तो नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि पेशावर आ जाती है, सेकंड ऑप्शन इज पंजाब, थर्ड ऑप्शन इज कराची, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बलूचिस्तान। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपने जहां जहां पे आपको लग रहा है कि दिस इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो क्वेश्चन किया गया है और प्रोविंस आपको लग रहा है, उसके सामने ट्रू लिखिए, और जो प्रोविंस नहीं उसके सामने फॉल्स लिखिए। अब यहाँ पे जो 1 and 3 ऑप्शन है, जो Peshawar and Karachi, they are the two cities of Pakistan. They are not the province of student. We just write false. And then there was Punjab and Balochistan suppose, so they were the true. So दोनों को लिख। तो इस तरह की जो होते हैं कि स्टूडेंट ने हर एक ऑप्शन के सामने ट्रू या फॉल्स देखना है, एंड ऑल दोज ऑप्शन दे आर रिलेवेंट टू द सेम स्टेटमेंट जो ऊपर बयान की गई है। तो सच ट्रू फॉल्स दे आर नोन एज द के टाइप ट्रू क्वेश्चन। They are also known as the complex true false या multiple options true false। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में, तो हम जो है इस ट्रू फॉल्स की बात नहीं करेंगे, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो दूसरी टाइप है विच इज द वन बेस्ट आंसर, उस पर बात करेंगे। तो वन बेस्ट आंसर उसके फिर टू टाइप है, वन इज नोन एज द ए टाइप एमसीक्यू, द अदर इज नोन एज द आर टाइप एमसीक्यू। A-type MCQ is also known as the single best answer or the SBA, while the R-type MCQ is also known as the extended matching question, shortly known as the EMQ, or the extending matching item, shortly known as the EMI. हम दोनों पर बात करेंगे, दोनों के एग्जांपल्स भी देंगे, और फिर आगे हम एनाटॉमी और इसकी टाइप्स पर बाकी डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू दोस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, पहले हम उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस उस पर बात करें। जितनी भी असेसमेंट मेथड्स है, चाहे वो नॉलेज के लिए यूज होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल स्किल्स को असेस करने के लिए यूज होती हैं, ये तमाम जो है उस उन तमाम की कुछ ना कुछ जो है एडवांटेजेस होते हैं प्लस डिसएडवांटेजेस होते हैं। परफेक्शन किसी असेसमेंट की नहीं है। जो एमसीक्यू की स्ट्रेंथ है, दैट इज द ब्रॉड रिप्रेजेंटेटिव कंटेंट, कि आप जो है बहुत कम टाइम में आप जो है बहुत सिलेबस का या कुरिकुलम का जो है बहुत बड़ा कंटेंट जो है आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव कंटेंट के लिहाज से एक ब्रॉड रिप्रेजेंटेटिव आइटम जो टेस्ट मेथड है, जैसे ब्रॉड रिप्रेजेंटेटिव। सिमिलरली चूंकि इसका जो टाइमिंग है कि 1 आवर में हम बहुत सारे डेटा जो है असेस कर सकते हैं, बहुत सारे जो है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट के असेस कर सकते हैं विद इन 1 आवर। और दूसरी ये कि उसकी जो रिलायबिलिटी है ये पर आवर ये भी अच्छी है, इसकी कंटेंट वैलिडिटी जो है ये भी अच्छी है,
اس کی جو فیس ویلیڈیٹی یہ بھی اچھی ہیں. تو دیٹس اس سائیکومیٹرک پراپرٹیز کو دیکھا جائے یہ جو ویلیڈیٹی اینڈ ریلیبلٹی ہے تو اٹ از ون آف دا افیکٹو اسسمنٹ میتھڈ فار دا اسسمنٹ آف نالج آف دا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس آف ہیلتھ سائنسز. سیکنڈلی تھرڈ جو ہے اس کی آبجیکٹو کا بات کر لے تو کنٹریبیوٹ ٹو ریلیبلٹی آبجیکٹو ٹائپ کوشچن ہوتی ہیں. ہم نے اسٹارٹ میں ہم نے کہا کہ دس از اور آبجیکٹو ٹائپ ہوتی ہیں یعنی شارٹ جو ہے ٹرو فالس ہوتی ہیں جس میں سے کراس میچنگ ہوتی ہیں جس میں ایم سی کیو ہوتی ہیں. یہ تمام جو ہیں دے آر نون ایز دا آبجیکٹو ٹائپ کوشچن. تو دیٹس وائی اس کی ریلیبلٹی جو ہے یہ ہائی ہے. The fourth one, which is the strength of MCQ, that is defensibility. It means it can withstand with the legal challenges, but if it is closely aligned with the curriculum or syllabus. The next is they are accurate and timely feedback مل جاتی ہیں. Suppose اس کی چیکنگ جو ہے یہ اس کی آسان ہوتی ہیں جلد ہوتی ہیں. That's why on the very spot جو ہے فیڈ بیک اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں ٹائم پر ملتی ہیں کوئک ملتی ہیں اینڈ ایکوریٹ. کسی کے ساتھ جو ہے انجسٹس نہیں ہوتی. سپوز ایچ اینڈ ایوری باڈی نوز دیٹ از دا کریکٹ آپشن. سو اگر کسی نے ایک ٹیک کیا ہے سو اس کو مارکس ملیں گے, کسی نے نہیں کیا ہے تو اس کو نہیں ملیں گے. دیٹس وائی ایکوریسی اینڈ پریسیشن جو ہے اس کی مارکنگ میں یہ بھی جو ہے اس کی بہت اچھی ہے. جیسے کہ ری یوز آف دا بینک آئٹمس. جس طرح کی ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنسز میں کہ وہاں پہ جو ایک بہت بڑی بینک ہوتی ہے اس کو ایک ہی بار جو ہے جب کنسٹرکشن ہوتی ہے اس بینک کی تو اس کو بار بار پھر ری یوز کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از ون آف دا اسٹرینتھ آف دا ایم سی کیو. کاسٹ افیکٹو ایڈمنسٹریشن اینڈ اسکورنگ. اس پر آلریڈی پچھلے سیشن میں جو ہم نے اس کی ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی آن دا واٹ وی مین بائی دا کاسٹ افیکٹ specifically MCQ کی تھی. High order thinking skills measurable if properly formatted. And this is actually وہ شرط ہے اس کے لیے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے بنا جائے پازیٹیولی کنسٹرکٹ کیا جائے پراپرلی کنسٹرکٹ کیا جائے اپروپریٹ کنٹینٹ جو ہے اس میں پوچھا جائے امپورٹنٹ کنٹینٹ پوچھا جائے تو یہ جو ہے ہائر آرڈر اسکلز جو ہے جس سے مراد دا کلینکل ڈیسیشن میکنگ ہے جس سے مراد دا پرابلم سالونگ ایبلٹی جو ہے انٹرپریٹیشن اینڈ اپلیکیشن اینڈ سینتھسس آف دیٹ کاگنیٹو جو ہے ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر اس کی کنسٹرکشن جو ہے اچھی طریقے سے کی جائے پراپرلی کی جائے تو ناٹ اونلی وی کین اسس the lower level of the cognitive domain but we can also assess the higher level of the cognitive domain of the Bloom taxonomy. ہم نے جیسے کہا کہ ہر ایک اسیسمنٹ میتھڈ کی اسٹرینتھن ہوتی ہیں اسٹرینتھس ہوتی ہیں ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں ساتھ اس کی کچھ ویکنیس بھی ہوتی ہیں کچھ ڈرا بیکس ہوتی ہیں ان کی ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہیں. تو ایم سی کیو کی جو ہے کہ دیز آر دا ریسورس انٹینسیو they require skill and time to write specifically context rich question. اب context rich question سے مراد کیا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تھوڑی بہت ہم نے اس پر پچھلے سیشن پہ بھی بات کی تھی. often used to test recall of facts trivialization. اور یہی جو ہم نے ڈسکس کیا جو اس کا اسٹرینتھ ہے کہ پراپرلی کنسٹرکشن اگر کی جائے تو اٹ کین چیک دا ہائی آرڈر تھنکنگ اسکل. اگر نہیں کیا جائے اس کا جو پراپر کنسٹرکشن نہیں کیا جائے سو دن جو ہے یہ صرف اور صرف جو فیکچوئل نالج ہے وہ اسس کر سکتی ہیں ہائر لیول جو ہے یہ اسس نہیں کر سکتے ہم اس سے. ٹریولائزیشن سے مراد یہ ہے کہ نان امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں اس میں پھر پوچھی جاتی ہیں جو اسس کرنا چاہیے جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتی ہیں وہ جو ہے اکثر جو ہے اس میں پھر کوشچن کا حصہ نہیں بنایا جاتا تو پھر اس میں جو یہ آ جاتا ہے کہ ٹریولائزیشن کی جو ایرر ہے یہ اس میں آ جاتی. promote surface learning in students if used to test primary recall. اس اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ان کی ڈیپ لرننگ جو ہے پھر نہیں ہو رہی جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ سائنسز کی جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسٹڈی کی پوری جو میتھڈالوجی ہے وہ چینج ہو گئی. یعنی ایک ایسے آپ اگر لکھتے ہیں تو اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹڈی ویری ڈیپلی. آپ نے اس کو سمجھنا ہے اس ٹاپک کو ایک کنسیپٹ کو
आपने न सिर्फ उसको याद करना है बल्कि उसको समझना है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन एमसीक्यू जो कि और वो भी इस तरह के एमसीक्यू की वो फैक्चुअल नॉलेज असिस्ट करते हैं मोस्टली, तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट जस्ट सुपरफिशियल लर्नर्स बन जाते हैं, एंड उसकी जो सरफेस लर्नर बन जाते हैं, और वो उस कंसेप्ट की उस टॉपिक के डीप जो है नहीं जाते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ जो सीख रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी इनका है, इससे जो है अच्छी तरीके से वो पेपर पास कर सकते हैं। सो यही एक होता है कि इस अगर फैक्चुअल नॉलेज सिर्फ चेक किया जाए तो और प्रॉपर इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती, तो then it will promote the surface learning. Similarly, it will promote trivialization and avoidance of important areas in cognitive skills among item writers if faced with difficulty in writing. और यही है कि इसको हल करने के लिए ये जो ट्रिविलाइजेशन को प्रमोट करने के अवॉइड करने के लिए फिर एक टूल होती है जो ब्लूप्रिंट के नाम से आती है। इसी तरह हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सपोज वी हैव 60 क्वेश्चन, उसमें से हमारे कुछ क्वेश्चन जो है जी इजी होते हैं, कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कि न ज्यादा जो है मुश्किल होते हैं, न ज्यादा इजी होते हैं। तो इस तरह के अगर हम एक बैलेंस रखें इन डिफिकल्टनेस और इसकी इजीनेस के दरमियान, हम एक इक्विलिब्रियम रखें, तो वहां पर भी जो है इसकी जो वैलिडिटी है वो कायम रहेगी। सेकेंडली जो है इसमें हम ब्लूप्रिंट बना लें, और वहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव के उसकी वेटेज के मुताबिक फिर हम इसमें से कंटेंट डाल लें, तो यहाँ से भी जो है इस वीकनेस को जो है हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। Not able to assist summarizing and writing skills, critical thinking process. Yes, this is one of the most important drawback of the MCQ, that we can't assess the writing skills because students don't have to write; they have just to select the correct answer. तो अगर उनकी जो है मेमोराइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, गेस कर सकते हैं, तो ये भी है कि इवन इफ समवन गेस द राइट आंसर, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो इट डजंट मीन दैट करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर किसी की ज्यादा मार्क्स आए, सो इट मीन ही इज मच मोर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी उसमें जो ज्यादा मार्क्स आना एमसीक्यू में, इस बात की गारंटी नहीं है कि दूसरी जिसके मार्क्स कम आए हैं ये उससे ज्यादा लायक है, या इस ज्यादा नंबर लेने वाला जो है, इसमें अगर प्रॉब्लम इसके सामने आ जाए तो ये इस तरह जिस तरह से मार्क्स ज्यादा लिए हैं, इस तरह ये जो है उस प्रॉब्लम को भी अच्छी तरह से सॉल्व करेगा, ये हम गारंटी नहीं ले सकती। उसकी वजह ये है कि बैड पब्लिक रिलेशन विद एमसीक्यू, यहाँ पे उसकी गेसिंग कर सकते हैं, इसके जस्ट तो रट्टा लगाना हम कि जिसे कहते हैं मेमोरेबल, इसको कि वो सिंपल फैक्ट जहाँ हमको पता है कि भाई ये पूछा जाएगा, वो सिर्फ इसको याद कर लेता है, एंड बाकी जो उसकी कंसेप्ट है, लर्निंग है, जो क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट कंसेप्ट है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो अब ये जो वीकनेस है उसमें फिर वी हैव दैट ऑप्शंस। यहाँ पे इसकी इस वीकनेस के बाद देयर विल बी पैथोलॉजीज ऑफ एमसीक्यू, और उसकी पैथोलॉजी को किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह वी कैन कंट्रोल दिस वीकनेस ऑफ एमसीक्यू, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड। तो सबसे पहले हम ए टाइप एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइप एमसीक्यू, और व्हाट आर द एनाटमी ऑफ द ए टाइप एमसीक्यू। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात कर ले, सो ये बिल्कुल आपके सामने जो ये अंगूर की दानों का जो गुच्छा नजर है इसी तरह होता है। इसी को एग्जांपल लेके हम वी कैन से दैट दिस इज द एमसीक्यू। मिसाल के तौर पर दीज आर जो ब्लैक दाने हैं ग्रेप्स के, दीज आर द ऑप्शन। देन एक छोटा सा जो इनका एक स्टेम है जिससे ये कनेक्टेड होता है मेजर स्टेम के साथ, जिसको कार्डन कहा जाता है, ये उसके साथ कनेक्टेड हो, दिस इज द लीडिंग क्वेश्चन, एंड देन द कार्डन ऑफ दिस ग्रेप ट्री, दिस इज द स्टेम ऑफ द एमसीक्यू। तो एंड इसको कंप्लीट जो है इसको कहा जाता है आइटम ऑफ क्वेश्चन। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ए टाइप एमसीक्यू, दिस इज द स्टेम, देन द लीडिंग क्वेश्चन, एंड देन द ऑप्शन। और ऑप्शन में भी जो है कुछ ऑप्शन जो है गलत होंगे, और इसमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात कर ले, सो
मिसाल के तौर पर देयर इज अ क्वेश्चन द एक्रोनिम ISD रिप्रेजेंट, और इसके फिर ये ऑप्शन है कि ISDC जो है इसकी इस एक्रोनिम की क्या जो है फुल फॉर्म इसकी क्या है ISD की। सही है, तो यहाँ पे दिस इज नोन एज द क्वेश्चन स्टेम, दीज आर द ABCD all are the option, these three are the wrong options, so these are known as the distractors, and the correct option is known as the key option or the correct option. इस तरह एक ए टाइप MCQ दूसरी एग्जांपल है कि यहाँ पे सपोज रेस्लर विजिट physical therapy clinic with complaint of global shoulder pain. On examination, it was revealed that the pain is activity related. On objective examination, there was positive irrigation test and pain with lift up test. अब अगर स्टूडेंट्स को पता हो कि irrigation टेस्ट जो है ये किस पैथोलॉजी या किस यूज होता है, तो irrigation जो है it is one of those cluster of tests which can be used to assess the pathology related to the long head of the bicep. अब यहाँ पे एज वेल एज जो है ये स्लैब लीजिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो इसकी यूजेज है दिस इज फॉर द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। तो ये इसको हम विनिटी कहते हैं, इसको सिनेरियो कहते हैं या स्टेम कहते हैं। और इसी की बेस इसी के बाद एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द पॉसिबल एटियोलॉजी, यानी इसकी बेस पर व्हेन द इरिगेशन टेस्ट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट आप टेस्ट के साथ जो है उसको पेन हो रहा है, ये दोनों टेस्ट के बेस पर बाकी जो इसके सिम्टम्स हैं जो एक्टिविटी रिलेटेड हैं इसके बेस पर व्हाट इज द पॉसिबल एटियोलॉजी, सो दिस इज देन नोन एज द लीड इन, दिस इज दैट विनिटी और सिनेरियो और स्टेम। और फिर ये जो ABCD दीज आर द ऑप्शन जिसमें से suppose A is the correct option because of subluxation of the long head of the bicep tendon. So that is the correct option or the key, and the remaining B, C, and D are they are known as the distractors. So what are the three types of the A type MCQ? This is the stem or vanity if it is context switch. So a medical scenario here, so that we can call it the vanity. Otherwise, if it is a single statement, still it will be called a stem in the leading question and then the option. Then there are two types of multiple choice question. One is known as the context free question, the other is known as the context rich question. अब कंटेक्स्ट फ्री से मुराद ये है कि जो स्टेम होती है उस स्टेम में जो क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होते हैं उससे पहले कुछ डिटेल मौजूद नहीं है, देयर इज डायरेक्ट एक स्टेटमेंट होती है और उसमें एक क्वेश्चन किया गया है, उसमें से जो है पूछा गया है। इसी मिसाल के तौर पर द मैकेनिज्म ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन इज abduction with internal rotation, elevation with external rotation, elevation with internal rotation, or abduction with external rotation. अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है क्या चीज, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन हुई है तो इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कौन सी पोस्चर या कौन सी पोजीशन में जो है पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन का रिस्क जो है ये ज्यादा है। तो दैट इज नोन एज द कंटेक्स्ट फ्री क्वेश्चन। कंटेक्स्ट रिच क्वेश्चन से मुराद ये है कि इसमें से एक एक, एक नंबर ऑफ जो सेंटेंसेस से किसी भी सिचुएशन को बयान किया गया है, एक सिनेरियो को बयान किया गया है, एक वैनिटी बयान की गई है, और उस पूरी पैराग्राफ के बाद एक उससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन किया गया है, और स्टूडेंट ऊपर जो उनको इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है ये जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है उसकी आंसर जो है ऑन द बेस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन दे विल सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। दिस इज एक्चुअली नोन एज द कंटेक्स्ट रिच क्वेश्चन। ये जो हम एनाटॉमी के तौर पर पहले एग्जांपल हमने डिस्कस किया एक रेसलर वाला विच विजिट अ फिजिकल थेरेपी क्लिनिक, दैट वाज आल्सो अ कंटेक्स्ट रिच क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे कंटेक्स्ट ऑलरेडी एक सिनेरियो बयान की गई है, इसी को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टूडेंट ढूंढेंगे। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कंटेक्स्ट रिच क्वेश्चन जिसमें एक बहुत लंबी सिनेरियो जो है बयान की गई है। इस पूरे सिनेरियो में से स्टूडेंट जो है जो इम्पोर्टेंट वहाँ से डेटा है
इस आइटम से वो इंफॉर्मेशन वो गैदर करेंगी और फिर इसी को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो है दे विल बी एबल टू डिसाइड द दिस क्वेश्चन। So these are the some of the examples which elaborate further classification of the context-free and context-rich question. Context-free MCQs, there are again of two types, the text alone or the illustrated context-free. इसी तरह जो है context-rich भी जो है text alone, or if there is any diagram or image which is helpful in understanding, which is necessary for answering the question, then it will be called as the illustrated context-rich question or the text alone context-rich question. तो ये जो एग्जाम्पल था that was the text alone context-rich question, इसमें से ये भी था that was the text alone context-rich, and this is the text alone context-free question. While this यहाँ पे जो है which type of theorem is shown in this diagram. अब अगर ये डायग्राम अवेलेबल नहीं है या ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट्स विल बी अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई इलस्ट्रेटेड कंटेक्स्ट फ्री और कंटेक्स्ट रिच क्वेश्चन में जो डायग्राम होती हैं, जो इमेज होती हैं, दिस इज नेसेसरी एंड दैट इज हेल्प इन आंसरिंग द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह होते हैं। एक अच्छा एमसीक्यू क्या होता है कि इसके ऑप्शन जो है उसमें ऐसा लगे कि स्टूडेंट जब इसको लग रहा है कि ए बी सी डी है तो इसको कि भाई ए बी सी डी इसमें से एक उनको लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो बाकी तीन है ये तीनों जो है ठीक हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिनेरियो है तो इट मीन कि द टीचर्स या द एग्जामिनर ने बहुत मेहनत और बहुत अच्छी तरीके से जो है ये ऑप्शन बनाए। मिसाल के तौर पर एक पेपर बना था, यहाँ पे पैथोलॉजी का पेपर था, डीपीटी के फिफ्थ सेमेस्टर में था और ये फाइनल टर्म पेपर था केमयू में। टीचर्स ने जो पेपर बनाया था उसकी एमसीक्यू या तो पेपर उसने जल्दी जल्दी बनाया था या उसने उसको पता नहीं था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस एमसीक्यूज। तो जितने भी एमसीक्यूज थे, जितने भी उसके एमसीक्यूज थे, उसमें से मोस्टली 70 to 80% एमसीक्यूज इस तरह थे कि सपोज पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पहला ऑप्शन होता था डिजीज, उसके बाद जो है सैटरडे संडे मंडे, तीन ऑप्शन जो है डेज होते थे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन होता था उसमें से उसका पहला ऑप्शन ठीक होता था, बाकी या इवन इस तरह उसने क्या था कि इसमें से ए बी सी जो है ये उसने दिया होता था कि रेड ब्लू व्हाइट और डी वाज द करेक्ट आंसर। तो इन देयर वाज एक कंट्रडिक्शन आ रही थी बिटवीन बिटवीन द ऑप्शन कि दैट व्हाट इसको मेडिकल लैंग्वेज, जो मेडिकल एजुकेशन लैंग्वेज में हेट्रोजेनिसिटी कहते हैं। तो एक अच्छा एमसीक्यू ये होता है कि इसमें से जो ऑप्शन दी गई है दे ऑल आर होमोजेनस। अब होमोजेनस से मुराद क्या है? यहाँ पे अगर हम इस एमसीक्यू की तरफ देखें, अब ये जो यहाँ पे है एक्यूट हैमस्ट्रिंग इंजरी, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, मीडियल मेनिस्कस इंजरी है एंड प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी स्ट्रेन है। अब ये तमाम की तमाम जो है एमएसके इंजरीज है, ये तमाम की तमाम जो है दे आर द इंजरीज इन द लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में है, दे ऑल आर रिलेटेड टू द सॉफ्ट टिश्यूज एंड दे ऑल आर द इंजरीज। अब इसमें से अगर मैं एक डायग्नोसिस डाल दूं, एक उसमें से जो है मैं सिम्टम डाल दूं, एक इसमें से मैं जो है सपोज काज इटियोलॉजी डाल दूं और एक इंजरी, तो फिर जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका ऑब्वियसली डायग्नोसिस उसमें क्लियर, द स्टूडेंट्स विल बी वेरी एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज उसको पता है कि दिस इज द इटियोलॉजी, दिस इज नॉट अ डायग्नोसिस, दिस इज द सिम्टम, दिस इज नॉट अ डायग्नोसिस, दिस इज, या इसमें से अगर मैनेजमेंट हम मैं डाल दूं। तो होमोजेनिसिटी जो है बिटवीन द ऑप्शन ये बहुत जरूरी है कि जो हम ऑप्शन दे रहे हैं, नॉट लाइक दैट पैथोलॉजी पेपर बहुत उसके बहुत साल हो गए कि जिसमें से सारे कभी इस तरह दिया था कि इवन उसमें से उन्होंने मौसमों के नाम भी डाले हुए थे कि सपोज ए में से एक्स वाई जेड वाज द करेक्ट आंसर एंड बी सी डी वर द स्प्रिंग ऑटम एंड विंटर। तो इस तरह की
जो 70-80% MCQs जो है वो इसी तरह थे। तो अब इससे जो रिपोर्ट आएगी, इसकी जो रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली बायस रिजल्ट होंगे, और उससे हम जो असेस करना चाहते हैं, जो जिस मकसद के लिए असेस करेंगे, वो ऑब्वियसली हमें जो है अचीव हम नहीं कर सकेंगे। तो दैट्स वाई, इसी वजह से जो है इफ वी आर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर तरीके से हम कंस्ट्रक्ट ना कर सके, तो देन इट इज नॉट एन इफेक्टिव, बट इट इज द वर्स्ट वे ऑफ असेसमेंट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर अगर आप देखें, देयर आर 5 ऑप्शन, ए, बी, सी, डी एंड ई। अब यहाँ पे चारों पांचों की पांचों जो है ठीक लग रहे हैं, लेकिन उनमें से बी जो है, दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, while the others they have less chances of to be the correct option। इस तरह की सिचुएशन जो है ये, तो then it is mean it is a very effective and properly constructed MCQ, and that's why such MCQs in which there are 2, 3, 4 options correct, and but one have most uh, high weightage for the correctness, it is known as the best choice question। यानी ए बी सी दे ऑल आर द करेक्ट, इनमें से बेस्ट ज्यादा ठीक कौन सा है, तो दे आर आल्सो नोन एज द BCQ, which is proper constructed interview is known as the BCQ, the best choice question। अब यहाँ पे ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है, लेकिन दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर and these are the least correct answer। So option must be homogeneous, for example all diagnosis, all muscles, या all bones, या all should be the management options, all should be the etiology, all should be the pathomechanism। तो अगर इस तरह नहीं है, तो फिर स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन है करेक्ट ऑप्शन की, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसके उसकी वैलिडिटी जो है ये उसकी मुतासिर हो। अब आते हैं टुवर्ड्स द अनदर टाइप व्हिच इज द EMQ। EMQ की एनाटॉमी जो है दिस एग्जैक्टली लाइक द SBA, द सिंगल बेस्ट आंसर, बट यहाँ का जो सीक्वेंस है ये अपसाइड डाउन, ये उसकी यानी उसका जो लास्ट था ये इसका टॉप पर होगा। यानी पहले तो हम थीम सेलेक्ट करते हैं, थीम से मुराद ये है कि हम GIT से MCQ बनाते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से बना रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम से बना रहे हैं, हम यूरिनरी सिस्टम से बना रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से बना रहे हैं। ये तो जितने सिस्टम मैंने बताए, दीज ऑल आर द थीम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज अ थीम। GIT, दिस इज अ थीम। तो तीन तो हम बना लेते हैं, फिर उसमें से क्या होता है कि हम ऑप्शन दे देते हैं। These options, there may be more than 10, there may be 20, there may be 26, even तक 30 तक जा सकते हैं ये ऑप्शन। उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, और इसके बाद 2 or 3 स्टेम्स होते हैं। अब यहाँ का अगर हम देखें, SBA में क्या होता है कि सबसे पहले टॉप पर स्टेम होता है, विच वी कॉल एज द आइटम। उसके बाद जो है यानी जिसमें वेनिटी होती है, सिनेरियो होती है, उसके बाद उससे रिलेवेंट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन देयर विल बी अ क्वेश्चन व्हिच इज नोन एज द लीडिंग क्वेश्चन। उस लीडिंग क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन में होगा। यहाँ का सीक्वेंस जो है अपोजिट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द, इट इज लाइक इज बी एन अपसाइड डाउन स्ट्रक्चर। हम पहले इसमें ऑप्शन देंगे, फिर उसमें से लीडिंग क्वेश्चन होगा, और फिर उसका जो है एंड में स्टेम होगा। लाइक हियर द fatigue is the theme, the questions यहाँ पे जितनी भी होंगी, these all will be the fatigue। अब ऑप्शन जो हैं they are यहाँ पे, if we count this, there are more than 10 ऑप्शन। ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, और इस कंडीशंस को जो है दिस होमोजेनिसिटी। अब होमोजेनिसिटी क्या है कि आज जितनी भी ये ऑप्शन है, आर दीज आर द पैथोलॉजिकल कंडीशंस। फिर लीडिंग क्वेश्चन है कि फॉर ईच पेशेंट विद फैटिग सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब नीचे स्टेम्स होते हैं, इन स्टेम में पूरा इसको जो है रीड करेंगे। यानी जो है एक सपोज 19 और ओल्ड वुमेन है, जिसमें से सपोज सर्वाइकल उनकी जो लिम्फ नोड्स हैं दे आर स्वेल्ड, उनकी जो स्प्लीन है ये साइज में इंक्रीज हो गई है, उनके टेम्परेचर भी राइज है, उनकी ल्यूकोसाइट जो है ल्यूकोसाइट काउंट इतनी है, उनके एसटी रिपोर्ट जो ये आ गई है। अब इसकी बिलिरुबिन और बाकी जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज लिक्विड दे आर नॉर्मल। अब ये जो इस बेस पर इंफॉर्मेशन की बेस पर जो है
इनका जो डायग्नोसिस है दे हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज ऑप्शन। अब इसका आप जो आंसर है दैट मे बी ए बी सी डी अप टू द इन तक जो है किसी भी कंडीशन में से एक एक कंडीशन जो इसका आंसर हो सकता है। फिर इसमें से एक दूसरी क्वेश्चन है जिसमें 15 ईयर ओल्ड गर्ल जो है उसको 2 वीक की फटीग है और इसमें ये इंफॉर्मेशन इसकी दी गई है। अब इसको रीड करने के बाद जो है इसके डायग्नोसिस जो है दैट इज वन ऑप्शन फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शन and student have to select either it is the depression, it is the iron deficiency, it is the hypothyroidism, it is acute leukemia, it is vitamin B12 deficiency. So they have to select one option from all these options. जितनी यहाँ पे इसकी क्वेश्चन स्टेम्स बढ़ेंगी वहाँ उतनी ही जो है हमें चाहिए कि हम यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा डाल दें। अगर यहाँ पे से हमने 10 ऑप्शन डाले हैं और यहाँ पे स्टेम हमने 5 डाली है तो मीन 5 यहाँ पे गलत है 5 सही है तो फिर भी जो है इसमें आंसर से जो ज्यादा ठीक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दो के लिए यहाँ पे 7 इस साइड पे है तो टोटल 14 कंडीशन यहाँ पर है। अब ये जो ऑप्शन है दो के लिए दे आर मोर देन एनफ। तो ये जो है EMQ है या इसको आर टाइप भी कहा जाता है, एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है, एक्सटेंडिंग मैचिंग आइटम भी कहा जाता है। एंड इसमें जो है सिर्फ ये है कि नंबर ऑप्शन थोड़ी सी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द दैट सिंगल बेस्ट आंसर जिसमें से मोस्ट कॉमनली 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन वो जो है 5 भी हो सकते हैं। अब आते हैं टूवर्ड्स द रूल्स कि रूल्स क्या है कि जब हम MCQ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन कौन सी रूल्स है। तो बिफोर गोइंग टू दैट इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या है MCQs बनाने की और हम मिलते हैं दूसरे सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।